सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंगल, टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, हमने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ पढ़ा और आज हम इस वीडियो में प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, फादर बुल्के की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? इसका उत्तर है, जिस प्रकार देवदार का वृक्ष आकार में लंबा चौड़ा और सघन होता है तथा सभी को शीतल छाया प्रदान करता है। देवदार का वृक्ष क्या करता है? लंबा चौड़ा होता है, सघन होता है और सभी को शीतल शीतल यानी ठंडी छाया प्रदान करता है। उसी प्रकार फादर बुल्के अपने संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों को आश्रय देते थे, उनके ऊपर अपना वृद्ध हस्त रखते थे। उनका अपना व्यक्तित्व भी देवदार के वृक्ष के समान लंबा चौड़ा था। किनका? फादर बुल्के का। वे सभी के साथ घनिष्ठ संबंध रखते थे। फादर की उपस्थिति ही देवदार की छाया के समान सघन और शीतल थी। जब फादर बुल्के किसी समारोह में परिवार में शामिल होते थे तो उनकी उपस्थिति ही देवदार की छाया के समान सघन और शीतल थी। वे मानवीय करुणा के ओतप्रोत व्यक्ति थे। मानवीय करुणा के ओतप्रोत व्यक्ति थे यानी सभी के प्रति दया भाव रखते थे। वे परिवार के सभी सदस्यों को अपनी छत्र छाया प्रदान करते थे। उनके छोटे बड़े उत्सवों में सम्मिलित होकर उन्हें आशीष देते थे। यही कारण था कि हर मौके पर फादर बुल्के की उपस्थिति देवदार की छाया के समान लगती थी। यानी वो छोटे बड़े उत्सवों में सम्मिलित होकर उन्हें आशीष देते थे। किनको? जो लोग उनसे जुड़े हुए थे। प्रश्न नंबर 2 है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है। किस आधार पर ऐसा कहा गया है? तो देखिए इसका उत्तर, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के साथ अटूट रूप से जुड़े रहे। यद्यपि वे बेल्जियम से भारत में पादरी बनकर आए थे। बेल्जियम के रेम्ससेपल शहर में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने यहीं कोलकाता से बीए और इलाहाबाद से एमए की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। प्रयाग विश्वविद्यालय से रामकथा उत्पत्ति और विकास शोध प्रबंध पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। कहाँ? प्रयाग विश्वविद्यालय से रामकथा उत्पत्ति और विकास। वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत के विभागाध्यक्ष रहे। उन्हें हिंदी और भारतीय संस्कृति से विशेष लगाव था। फादर बुल्के को किससे लगाव था? उन्हें हिंदी और भारतीय संस्कृति से विशेष लगाव था। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। हिंदी को किस भाषा के रूप में देखना चाहते थे? राष्ट्रभाषा के रूप में। उन्हें भारत और भारत के लोग सर्वाधिक प्रिय थे। वे भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं को पूरी तरह आत्मसात कर चुके थे यानी अपना चुके थे। वे भारतीय संस्कृति के अनुरूप वसुदैव कुटुंबकम की भावना के ओतप्रोत थे। यानी वसुदैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया को ही अपने परिवार मानते थे। प्रश्न नंबर 3 है, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। यानी ऐसे कौन कौन से प्रसंग आए हैं जिनसे ये लगता है कि उन्हें हिंदी से गहरा लगाव था। फादर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर सन 1950 में अपना शोध प्रबंध हिंदी में पूरा किया। शोध प्रबंध का नाम था रामकथा उत्पत्ति और विकास। फादर ने अनेक अंग्रेजी रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया, जैसे ब्लू बर्ड का अनुवाद नीलपंछी नाम से तथा बाइबिल का अनुवाद किया। उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया जो विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश किसके द्वारा तैयार किया गया? फादर बुल्के के द्वारा, फादर कामिल बुल्के। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे और इसके लिए चिंता करते थे। वे इसके पक्ष में अकाट्य तर्क देते थे जिसको काटा न जा सके। हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की अपेक्षा पर वे दुखी होते थे। यानी हर मन से हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिस्थापित करने की बात उठाते थे। प्रश्न नंबर 4 है, इस पाठ के आधार पर फादर बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। यानी फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व कैसा था, उनकी छवि कैसी थी, उनका चरित्र कैसा था, वो अपने शब्दों में लिखना है। तो देखिए,
इस पाठ के आधार पर फादर बुल्के की छवि एक भारतीय संत की सी उभरती है। उनकी रगों में दूसरों के लिए मिठास अमृत था। वे परोपकारी थे, परोपकारी पर जोड़ उपकारी, जो दूसरों की भलाई करता है। फादर बुल्के का व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक था। गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, सफेद लंबा चोगा। फादर बुल्के वात्सल्य की प्रतिमूर्ति थे। वात्सल्य बच्चों से प्रेम करने का वो है, रस है, वात्सल्य रस। वे सभी पर अपनी करुणा और वात्सल्य खुले हृदय से लुटाते थे। वे कभी क्रोध नहीं करते थे। कौन? फादर बुल्के। उनका जीवन अत्यंत सादा था। उन्हें इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाते देखा जाता था। किन्हें? फादर बुल्के को। फादर बुल्के के मन में राम कथा और हिंदी के प्रति अनन्य श्रद्धा थी। उन्होंने राम कथा पर ही शोध किया। फादर बुल्के के मन में क्या? राम कथा और हिंदी के प्रति अनन्य श्रद्धा थी। राम कथा के प्रति भी और हिंदी के प्रति भी। उन्होंने राम कथा पर ही शोध किया था। फादर बुल्के रिश्ते निभाना जानते थे। अनेक वर्षों के अंतराल के बाद मिलने पर बड़ी आत्मीयता के साथ मिलते थे। यानी जो भी उनसे मिल लेता था तो वर्षों के अंतराल बाद भी बड़ी आत्मीयता के साथ मिलते थे। वे दूसरों की विपत्ति की घड़ी में शामिल होकर सांत्वना देते थे। विपत्ति की घड़ी में, कठिनाई के समय में सांत्वना देते थे। फादर बुल्के एक सच्चे सन्यासी थे। यही उनकी छवि उभरती है। प्रश्न नंबर 5 है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? यानी जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है उन्हें फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? लेखक ने फादर को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि उनके हृदय में मानव मात्र के लिए करुणा की भावना भरी हुई थी। यानी सबके लिए क्या थी? उनके दिल में, उनके हृदय में मानव मात्र के लिए करुणा थी, दया थी। वे सभी पर अपनी ममता लुटाते थे। उनके व्यक्तित्व में करुणा की दिव्य चमक झलकती थी। वे दुखियों को सांत्वना देते थे, उन्हें दुख से उबारते थे, उनके बाद मरम को छूते थे। करुणा भाव उनके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग था। यानी करुणा, दया उनके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग था। फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग नई छवि प्रस्तुत की। कैसे? देखिए इसका उत्तर। फादर बुल्के सच्चे अर्थों में एक भारतीय सन्यासी थे, पर वे परंपरागत सन्यासी से कुछ अलग हटकर थे। उनकी छवि एक भिन्न प्रकार के सन्यासी की थी। परंपरागत सन्यासी भगवे वस्त्र धारण करता है, जबकि फादर सफेद चोगा पहनते थे। परंपरागत सन्यासी क्या करता है? भगवे वस्त्र पहनता है, जबकि वो क्या पहनते थे? सफेद चोगा पहनते थे। परंपरागत सन्यासी सक्रिय जीवन को त्याग कर केवल ज्ञानार्जन एवं ज्ञान देने का काम करता है, जबकि फादर जीवन शैली में सन्यासी थे, फिर भी समाज के तथा लोगों के पारिवारिक जीवन के कार्यक्रमों में भाग लेते रहते थे। उन्होंने विश्वविद्यालय में पढ़ाने का काम भी किया। एक सच्चे सन्यासी की तरह उनमें मानवीय गुणों का समावेश था। वे परोपकारी थे, उनके हृदय में दूसरों के लिए करुणा का भाव था। वे सबसे अलग हटकर थे, क्योंकि एक सन्यासी होता है वो भगवा वस्त्र पहन लेता है और ज्ञान प्राप्त करता है और दूसरों को ज्ञान प्रदान करता है और सन्यासी जैसा जीवन जीता है। जबकि फादर बुल्के हैं वो सफ़ेद चोगा पहनते थे, पढ़ते थे, पढ़ाते भी थे और उन्होंने विश्वविद्यालय में पढ़ाने का काम भी किया और एक सन्यासी की तरह मानवीय गुणों का उनमें समावेश था। इस तरह उन्हें एक परंपरागत छवि से अलग हटकर नई छवि प्रस्तुत की। किसने? फादर बुल्के ने। आशय स्पष्ट कीजिए। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। फादर बुल्के की मृत्यु पर रोने वालों की कोई कमी नहीं थी। उनके जाने पर अनेक लोगों की आंखों में आंसू थे। उन लोगों की गिनती करना उचित न होगा, क्योंकि इससे दुख और भी बढ़ जाएगा। फादर की याद में नम आंखों की गिनती करना प्रदर्शन जैसा हो जाएगा। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। फादर बुल्के को याद करना एक ऐसा काम है मानो किसी उदास शांत संगीत को सुनना हो। उनकी स्मृति दुख और शांति का अद्भुत संगम जैसी है। उनकी स्मृति कैसे? दुख और शांति का उद्भव संगम जैसी है। उनकी स्मृति जहाँ हमें दुखी करती है वहीं सुकून भी देती है, क्योंकि फादर का स्वभाव ही
स्वभाव ऐसा ही था। रचना और अभिव्यक्ति से प्रश्न नंबर 8, आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? हमारे विचार से बुल्के ने भारत आने का मन इसलिए बनाया होगा क्योंकि उनके मन में भारत के प्रति अपार श्रद्धा और आदर था। वे यहाँ रहकर भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा के साहित्य से परिचित होना चाहते थे। उन्होंने अपने धर्मगुरु से संन्यास लेते हुए भी यही शर्त रखी थी कि उन्हें भारत जाने दिया जाए। उन्हें क्या किया जाए? भारत जाने दिया जाए। जब वो संन्यास ग्रहण कर रहे थे तो अपने गुरु के सामने क्या शर्त रखी थी कि उन्हें भारत जाने दिया जाए। वे भारत में रहकर काम करना चाहते हैं। हिंदी साहित्य के प्रति उनके मन में अगाध प्रेम एवं आदर था। इसका अध्ययन वे भारत में रहकर ही कर सकते थे। भारत के प्रति क्या थी? अपार श्रद्धा और आदर था। वे यहाँ रहकर भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा के साहित्य से परिचित होना चाहते थे। कौन? फादर बुल्के। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? इस पंक्ति में फादर की जन्मभूमि के प्रति प्रेम और लगाव की भावनाएं अभिव्यक्त होती है। यद्यपि वे भारत को अपना देश कहने लगे थे पर उन्हें अपने देश की याद भी बराबर बनी रहती थी। उन्हें अपनी जन्मभूमि सुंदर प्रतीत होती थी। हम भी अपनी मातृभूमि भारत के बारे में ऐसा ही सोचते हैं। हमारा जीवन की सभी सुख सुविधाएं इसी मातृभूमि की दी हुई है। हमारे लिए मातृभूमि सबसे बढ़कर है। हम इसकी रक्षा में अपना सर्वस्व बलिदान करने को तत्पर रहते हैं। यह हमारा पुनीत कर्तव्य है। हमें अपनी जन्मभूमि पर गर्व है। तो ये प्रश्न उत्तर थे इस पाठ के। एक आया परिमल संस्था है, तो इसके बारे में देखिए। निराला के काव्य संकलन से प्रेरणा लेते हुए 10 दिसंबर 1944 को प्रयाग विश्वविद्यालय के साहित्यिक अभिरुचि रखने वाले कुछ उत्साही युवक मित्रों द्वारा परिमल समूह की स्थापना की गई। प्रयाग विश्वविद्यालय के कुछ नवयुवक हैं जो हिंदी साहित्य में क्या रखते हैं? अभिरुचि रखते हैं। परिमिल द्वारा अखिल भारतीय स्तर की गोष्ठियां आयोजित की जाती थी जिनमें कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक आदि पर खुली आलोचना और उन्मुक्त बहस की जाती थी। परिमिल का कार्य क्षेत्र इलाहाबाद था। जौनपुर, मुंबई, मथुरा, पटना, कटनी में भी इसकी शाखाएं थी। परिमल ने इलाहाबाद में साहित्य चिंतन के प्रति दृष्टिकोण का न केवल निर्माण किया बल्कि शहर के वातावरण को एक साहित्यिक संस्कार देने का प्रयास भी किया। तो ये परिमल के बारे में था। और ये फादर बुल्के के जन्म के बारे में है। फादर बुल्के का जन्म 1909 में रेम्स चैपल, बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर में हुआ था और 1922 में इनका देहांत हो गया था। शिक्षा इन्होंने MA PhD की थी हिंदी में। और प्रमुख कृतियाँ हैं राम कथा, उत्पत्ति और विकास, ये इनका शोध ग्रंथ है। राम कथा और तुलसीदास, मानस कौमुदी, ईसा जीवन और दर्शन, अंग्रेजी हिंदी कोश, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना। 1974 में क्या मिला था इन्हें? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये विद्यार्थियों ये प्रश्न उत्तर थे मानवीय करुणा की दिव्य चमक। आशा है कि ये प्रश्न उत्तर आपको समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए तो बार बार इन प्रश्न और उत्तरों को दोबारा से देखिए, वीडियो को जरूर समझ में आएगा। और आप अपने समय का सदुपयोग करते रहें और घर में रहकर पढ़ाई करें। जैसे जैसे शिक्षकगण निर्देश देते हैं उनका पालन करते जाएं। धन्यवाद।